हेलो एवरीवन, मैं रोहित को स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने चैनल एसकेवी क्लासेस में। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो आज हम अध्याय 1 का पढ़ने वाले हैं थर्ड लेक्चर। इसके पहले हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुका है। थर्ड लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? जर्मनी के एकीकरण के बारे में। इसके पिछले कक्षा 2 लेक्चर में हमने क्या क्या कंप्लीट किया है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। हमने सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान, वियना कांग्रेस सम्मेलन और फ्रांस की जुलाई क्रांति। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देख चुका है। अब फिर सेकेंड लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? यूनान की स्वतंत्रता संग्राम, इटली का एकीकरण और एकीकरण के प्रमुख नायक, जिसमें मेजनी थे, गेरिबाल्डी थे और काउंट काबूल थे। आज हम ये इस अध्याय का लास्ट लेक्चर होगा, थर्ड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जर्मनी के एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण में जो बिस्मार्क के योगदान थे उनके बारे में देखने वाले हैं, और बिस्मार्क के द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में इस लेक्चर में हम देखेंगे। हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये जर्मनी का एकीकरण। आज हमारा टॉपिक क्या है? जर्मनी का एकीकरण। जर्मन भी इटली की भांति 19वीं शताब्दी के आरंभ में एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र था। यानी जो जर्मनी था, इसके पिछले कक्षा में हमें इटली का एकीकरण देखा। तो जर्मनी जो था वो इटली की भांति एक भौगोलिक देश था। जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। यानी जो इसके पहले लेक्चर में भी हमने देखा था, इटली भी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, उसका एकीकरण किया गया। उसी प्रकार जर्मनी भी, जर्मन जो देश था, आज जितना जर्मनी है वो 300 छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था। तो उसे एकीकरण यानी उसे इकट्ठा कर एक राष्ट्र निर्माण करने का काम, तो उसका पृष्ठभूमि जो था, उसको नींव जो डाले थे वो नेपोलियन बोनापार्ट थे, और उसको आगे बढ़ाने का काम बिस्मार्क ने किया था। यही देखने वाले हैं। जर्मन राष्ट्रवाद का उदय, यानी जर्मनी में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ? जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि के निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। यानी जो जर्मनी का एकीकरण का जो नींव जो थे वो नेपोलियन बोनापार्ट ने डाला था, क्योंकि उसने 1860 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया था, और यहीं से जर्मन लोगों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। यानी जो ये नेपोलियन बोनापार्ट थे वो क्या किए थे कि 1860 में ये नेपोलियन बोनापार्ट थे, वो छोटे छोटे जो जर्मन के छोटी छोटी 300 रियासतें थी, उन्हीं में से कुछ कुछ को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया, और वहां के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न की। अब देखें जर्मनी की एकीकरण में सहायक तत्व, यानी जो उसके महत्वपूर्ण जो सहायक तत्व थे उनके बारे में देखेंगे। 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवाद को भड़का दिया। यानी जो 1848 की फ्रांसीसी क्रांति थी वो जर्मन राष्ट्रवाद को भड़का दिया, आग लगा दिया कि हमें भी राष्ट्रवाद, हमें भी एकीकरण, हमारे देश का एकीकरण होना चाहिए। दूसरे और मेटरनिक युग का अंत हो चुका था। यानी जो हमने वियना कांग्रेस सम्मेलन में मेटरनिक की व्यवस्था देखा था, जिसका काम ही था कि जो भी राष्ट्र है उसको छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर देता था, उसका भी अंत हो गया था। जर्मन राष्ट्रवादियों ने पुराने संसद सभा को फ्रैंकफर्ट में बुलाया गया, जहां यह निर्णय हुआ कि प्रशा का शासक फ्रेडरिक विलियम जर्मन राष्ट्रवाद का नेतृत्व करेगा। यानी जो वहां की संसद थी वह फ्रैंकफर्ट में बुलाया गया, और उसे कहा गया कि वहां के जो प्रशा के शासक है फ्रेडरिक विलियम, वो जर्मन राष्ट्रवाद का नेतृत्व, यानी वो अब शासक करेंगे। देखिए फ्रैंकफर्ट संसद क्या है? समस्त जर्मन राज्यों को एकीकृत किया जाएगा तथा लोकतांत्रिक वैधानिक राजत्व के शासन सिद्धांतों को अपनाया जाएगा। परंतु फ्रेडरिक ने उस व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यह ऑस्ट्रियाई संघ से बचना चाहता था। यानी जो वहां का जो शासक था वो फ्रेडरिक विलियम्स, वो जो वहां के फ्रैंकफर्ट संधि था उसके लोकतांत्रिक वैधानिक राजत्व वो शासन करना चाहते थे, वो स्थापित करना चाहते थे। लेकिन वहां का जो शासक है फ्रेडरिक विलियम, वो ऑस्ट्रियाई संघर्ष से बचना चाहता था, इसलिए वो इनकार कर रहा था। कुछ दक्षिणी राज्यों ने भी प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, फलतः असेंबली भंग हो गई। यानी जो फ्रैंकफर्ट जो संसद था वो भंग हो गया। अब हम देखने वाले हैं बिस्मार्क, जो सबसे महत्वपूर्ण, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इन्हीं का था, बिस्मार्क का। ये बिस्मार्क कौन थे? ऑटोमन बिस्मार्क का जन्म 1812 ईस्वी में ब्रेंडबर्ग में हुआ था। यानी जो जर्मनी के एकीकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण नायक थे बिस्मार्क, उनका जन्म 1812 ईस्वी में ब्रेंडबर्ग में हुआ था।
वो प्रख्यात राष्ट्रवादी तथा कूटनीतिज्ञ थे, यानी वो राष्ट्रवादी भी थे, कूटनीति यानी दिमाग से वो चाल, जो कहते हैं ना किसी युद्ध को जीतने के लिए कूटनीति आनी चाहिए, यानी चाल चलन, हर कोई देश युद्ध के सहारे नहीं जीत सकता, कभी कभी कूटनीति का सहारा भी लेनी चाहिए। 1862 ईस्वी में वो प्रशा का प्रधानमंत्री बन गया, यानी वो अपनी योग्यताओं के बल पर 1862 में प्रशा का प्रधानमंत्री बन गया। उसके बाद क्या किया देखते हैं। बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्तियों को महत्व को समझता था, यानी जो बिस्मार्क था वो वहाँ के जो सैनिक थे यानी सैन्य व्यवस्था को वो महत्वपूर्ण उसका महत्व समझता था, इसलिए उसने क्या था, अतः उसने रक्त और तलवार, ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाई और अंत में बिस्मार्क को जर्मनी का सम्राट बनाने में सफलता मिली। यहाँ जो बिस्मार्क था वो हिंसा के बल पर यानी रक्त और तलवार और सैन्य शक्तियों के सहारे वो बिस्मार्क ने वो जर्मनी का सम्राट बन गया। इसके लिए उसने 3 युद्ध लड़े। अब ये सम्राट बना था, इसके लिए उसने 3 युद्ध लड़े। वो कौन कौन से युद्ध थे देखते हैं। उन्हें सबसे पहले लड़ा युद्ध था वो डेनमार्क के साथ युद्ध लड़ा था। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में सेल्सविंग और हॉलस्टीन राज्यों को मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। यानी जो ऑस्ट्रिया के साथ जो बिस्मार्क था वो ऑस्ट्रिया के साथ वो प्रशा का शासक था, लेकिन वो ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 में जो सेल्सविंग और हॉलस्टीन जो 2 राज्य थे जो मुद्दों पर थे उसे क्या किया, उसको लेकर डेनमार्क को देश है उस पर आक्रमण कर दिया। जैसे शत्रु को उसके पक्ष से लेकर डेनमार्क को पराजित कर सेल्सविंग पर अधिकार प्राप्त किया तथा हॉलस्टीन ऑस्ट्रिया को मिला। यानी जो बिस्मार्क भी था और ऑस्ट्रिया ये दोनों ने मिलकर लड़ा था, तो जो सेल्सविंग पर हो बिस्मार्क ने अधिकार कर लिया और जो हॉलस्टीन है उस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया। अब देखते हैं इसके पहले हमने देखा डेनमार्क का युद्ध, अब देखेंगे वो पहला युद्ध था। दूसरा युद्ध कौन था, ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध। ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध कैसे हुआ, यानी ऑस्ट्रिया कुछ समय पहले जो बिस्मार्क था वो ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर लड़ रहा था, लेकिन अब जो बिस्मार्क था वो ऑस्ट्रिया पर भी हमला बोल दिया। 1865 ईस्वी में गैंगस्टेन की विराम संधि द्वारा अस्थायी व्यवस्था निश्चित हुई। बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति से फ्रांस, रूस, इंग्लैंड को अपनी ओर मिला लिया। यानी जो कुछ देर वो ऑस्ट्रिया के साथ लड़ रहा था, अब इसने क्या किया, अपनी कूटनीति के सहारे और जो और देश थे जैसे में फ्रांस थे, रूस थे, इंग्लैंड थे, इनको अपने साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया। 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रो प्रशा युद्ध अथवा शेडोवा का युद्ध हुआ जिसमें ऑस्ट्रिया पराजित हुआ। यानी जब वो क्या किया कि कूटनीति के सारे अलग अलग देशों को जो उसके दुश्मन देश थे उसको अपने साथ मिलाया और मिलाकर ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया, जिसमें इतने देश जब मिलकर एक देश पर लड़ेंगे तो ऑस्ट्रिया का हार पराजित था। इसके बाद से ऑस्ट्रिया का हार हो गया। इसके बाद से 23 अगस्त 1866 में प्राग संधि के द्वारा जर्मन महासंघ भंग कर दिया गया। इसके स्थान पर 22 राज्यों को एक उत्तरी जर्मन संघ स्थापित किया गया, यानी 22 राज्यों को मिलाकर उत्तरी जर्मन संघ बना दिया गया, जिसका प्रधान प्रशा का सम्राट बना। यानी जो प्रशा का जो सम्राट था बिस्मार्क, उसको प्रधान बनाया गया। अब देखते हैं हम फ्रांस के साथ युद्ध। इसके पहले हमने देखा डेनमार्क के साथ युद्ध, ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध, और ये तीसरा है फ्रांस के साथ युद्ध जो 1870 से लेकर 1871 के बीच लड़ा गया था। प्रशा ने अपनी सैन्य शक्ति मजबूत कर फ्रांस के साथ युद्ध के लिए भड़काया। 19 जून 1870 को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने प्रशा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यानी जो फ्रांस के जो शासक थे नेपोलियन, वो उन्होंने प्रशा के विरुद्ध उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। सीडा के युद्ध में फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार हुई। यानी जो सेडा का युद्ध था उसमें फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार हुई और महासंघ में मिल गया। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दक्षिणी राज्य उत्तरी जर्मन महासंघ में मिल गए। इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण हो गया। यानी जो बिस्मार्क था वो उसने जर्मनी के एकीकरण के 3 युद्ध लड़े। सबसे पहले डेनमार्क का युद्ध, फिर ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध, और हमने देखा फिर इसके बाद से फ्रांस के साथ युद्ध। ये 3 युद्ध के बदौलत जर्मनी का जो एकीकरण है वो संपन्न हो गया। इसी के साथ ये हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। अगले वीडियो में हम इसका ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।